अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजगान टीवी। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई जो कि 1960 से पहले सिर्फ एक शहर था, दुनिया की इतनी खूबसूरत शहर कैसे बना। तो जुड़िए रहिए हमारी इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए राजगान टीवी को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हर आने वाली वीडियो के बारे में जान सकें। नाज़रीन, आज हम जिस दुबई को जानते हैं कोई इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि आज से कुछ साल पहले 1960 तक ये इलाका बंजर ज़मीन था। यहाँ पर रेत और ऊँटों के सिवा और गर्मी के सिवा कुछ भी नहीं था। और इसके बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इसकी तकदीर बदल दी और इस शहर ने इस कदर तेज़ी से तरक्की की कि बहुत से लोग दुनिया में इसको एक मुल्क की तरह जानते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यह मुल्क नहीं बल्कि एक शहर है, यूनाइटेड अरब इमारात का एक शहर। दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, मेरा शहर दुनिया का नंबर 1 शहर बने। नंबर 1 शहर हर लिहाज से, तालीम, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़म, हर लिहाज से मैं अपने शहर को नंबर 1 देखना चाहता हूँ। और यह ख्वाब सभी देखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 5 से 6 सालों के अंदर अंदर दुबई की तकदीर बदल दी। हम सब दुबई के बुर्ज खलीफा के बारे में तो जानते ही हैं। ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है और इसके मुकाबले में आज तक कोई बुलंद तरीन इमारत नहीं बना सका। लेकिन दुबई के शेख अब इससे बोर हो चुके हैं और अब वो बुर्ज खलीफा से भी बुलंद इमारत बनाने के प्लान बना रहे हैं, जिसका नाम दुबई क्रीक टावर होगा। इसकी लंबाई 1300 मीटर होगी, जबकि बुर्ज खलीफा की लंबाई 830 मीटर है। नाजरीन, 1960 से पहले दुबई कुछ भी नहीं था, लेकिन 1960 के बाद दुबई में तेल निकल आया और इस तेल ने दुबई की तकदीर बदल दी। जब दुबई में तेल निकला, दुबई की टोटल इनकम का 24 से 25% तेल से आता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये परसेंटेज गिरती गई और 2004 में ये परसेंटेज 7% रह गई और अब दुबई की टोटल इनकम का 5% से भी कम तेल से आता है। दुबई दुनिया का बिजनेस हब है। दुबई की आबादी का 15% अरबी हैं और 85% दूसरे ममालिक के लोग हैं, जिनमें 60% से ज़्यादा वर्कर हैं जिनकी ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे ममालिक से है। नाज़रीन, 1990 तक दुबई में सिर्फ एक स्काई क्रैपर मौजूद था, लेकिन आज की तारीख में दुबई में 146 से ज़्यादा स्काई क्रैपर्स मौजूद हैं और 920 से ज़्यादा बुलंद तरीन इमारत मौजूद हैं। जो कार दुबई की पुलिस इस्तेमाल करती है वो कार दुनिया में कोई भी पुलिस इस्तेमाल नहीं करती, जैसा ऑडी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटली। ये सब कार्स दुबई अपनी पुलिस के लिए यूज़ करती है और ये कार्स दुनिया की महंगी तरीन कार्स हैं। दुबई के शेख के मुताबिक वो अपने शहर में हर चीज़ नंबर 1, लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ही चाहते हैं, जैसा कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में है। दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब वो भी दुबई में है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्की रिसोर्ट वो भी दुबई में है। इसके अलावा दुबई में दुबई की अपनी दुबई लैंड भी मौजूद है। इस तरह आपको दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल द मॉल ऑफ दुबई वो भी आपको दुबई में ही मिलेगा। शेख मोहम्मद के नज़रिए और मजबूत इरादे ने दुबई को चंद ही सालों में एक सहरा से दुनिया का खूबसूरत तरीन और डेवलप तरीन शहर बना दिया। दुबई का कुल आमदनी में सबसे ज़्यादा किरदार टूरिज़म का है, उसके बाद ट्रेड का, उसके बाद रियल एस्टेट का आता है और सबसे कम किरदार पेट्रोल का आता है। अब चलते हैं 1800 में और जाके देखते हैं कि 1800 में दुबई के क्या हालात थे और कैसे ये दुबई दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बना। 1822 में ये जगह बनियास कबीले के साथ 800 लोगों की अमाजगाह था और इस कबीले के सरबराह ताहिर बिन शेखात थे। इस कबीले के कुछ लोगों को अपने शेख से इख्तलाफात थे। इन इख्तलाफात की बिना पर उन लोगों ने बैद बिन यखया
اور مختوم بن بوٹی کی سربراہی میں ابوظہبی کو چھوڑا اور دبئی کی طرف روانہ ہوئے اور دبئی میں جا کر اپنا نیا قبیلہ بنا لیا۔ 1833 میں عبید کی موت ہو گئی اور قبیلہ صرف مختوم کی سربراہی کے تلے آ گیا۔ 1901 میں مختوم کی حکومت تھی اور مختوم نے دبئی کی بندرگاہ کو دنیا کی پہلی ٹیکس فری بندرگاہ قرار دیا۔ آپ یہاں پر اپنا جہاز لے کے آئیں، سامان اتاریں، سامان چڑھائیں، آپ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ اور شیخ مختوم نے بزنس مینس اور ڈیفرنٹ انویسٹرز کو دبئی میں انویسٹ کرنے کی بدولت ان کو دبئی میں زمین کے ٹکڑے دینے شروع کر دیے، اور اس سب نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، جس میں دبئی کے آس پاس مختلف ریاستوں کے لوگ بھی شامل تھے، اور ان میں انڈیا، پاکستان اور ان جگہوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ تیل نکلنے سے پہلے شیخ محمد بن راشد المختوم نے آمدنی کا ذریعہ رکھا تجارت کو۔ انہوں نے لوگوں کو اچھی آفرز دے کر اپنی دبئی کی طرف اٹریکٹ کیا، جس میں بڑے بڑے بزنس مینز، انویسٹر، بڑی کمپنیز شامل تھے۔ ان کو فری پورٹس دی، ان کو فری لینڈ دی، ان کے بزنس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ اس وجہ سے دبئی آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع ہو گیا۔ یہ گروتھ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ پھر 1967 میں دبئی کے پانیوں میں تیل کا ذخائر نکل آئے اور اس نے دبئی کی تقدیر بدل گئی، اور اس پہلے تیل کے کنویں کو فتح کا نام دیا گیا۔ دبئی نے تیل نکلنے کے بعد اس قدر تیزی سے ترقی کی کوئی اور ملک نہیں کر سکا۔ تیل نکلنے کے 2 سالوں بعد 1968 سے دبئی میں ورکرز کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ شیخ المختوم کو تیل کے لیے کام کرنے کے لیے سستی اور اچھی ورکر درکار تھی، اور یہ ورکر انڈیا، پاکستان اور افغانستان کے لوگوں نے پہنچائی، اور 1968 سے لے کے 1973 تک دبئی کی آبادی 300% تک بڑھ گئی۔ اس زمانے میں دبئی کے آمدنی کا کل حصے کا 24% تیل سے آتا تھا، لیکن یہ آہستہ آہستہ گرتا چلا گیا اور 2004 تک یہ 7% تک رہ گیا۔ دبئی کے شیخ نے دبئی میں ایک اور بندرگاہ بنوائی جو کہ گہرے پانی کی بندرگاہ تھی، اور اس پر بھی کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ اس سے بھی دبئی کی ترقی میں بے حد اضافہ ہوا۔ 1971 تک دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان یہ سب اپنے بارڈرز کو لے کر لڑتے رہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری، یہ جگہ تمہاری۔ لیکن 1971 میں ایک میٹنگ ہوئی جس کے نتیجے میں دبئی، شارجہ، ابوظہبی، عجمان ان سب کو ایک ہی ریاست قرار دیا گیا، اور یہ سب یونائٹڈ عرب اماراتس کے اندر آ گئے، اور ان سب نے مل کر اپنا ایک جھنڈا بنایا، اور ان سب نے مل کر اپنی ایک کرنسی بنائی، جس کی وجہ سے دبئی کی ترقی میں اور اضافہ ہوا۔ تو آج کی ویڈیو میں دبئی کے سٹارٹ سے لے کے آج تک کے دبئی تک کا سفر آپ نے کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔